हेलो प्यारे बच्चों, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर 4, 5, 6 के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। फोर्थ चैप्टर का एक ही क्वेश्चन है, पुरानी वीडियो में हम नहीं दे पाए, इस वीडियो में उसका आंसर दे देते हैं। उसके बाद 5th और 6th एपी और आपका ट्रायंगल के कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे जो कि PYQ के साथ साथ आपके आने वाले स्कूल या बोर्ड के एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप इनको रटना मत, ध्यानपूर्वक समझना और तैयार करना। सबसे पहले आपके सामने प्रश्न ये है, बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p। p की वो सबसे छोटी वैल्यू बताइए फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिस पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स होते हैं। तो रियल रूट्स की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी प्लस 1 इंटू एक्स प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और कंडीशन होती है रियल रूट्स की b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्योंकि रियल रूट दो तरीके के होते हैं, या तो डिस्कनेक्ट टू रियल रूट या टू इक्वल रियल रूट। तो हमें दोनों ही कंडीशन लेनी पड़ेगी क्योंकि हमें ओनली रियल रूट्स लिखा हुआ है। तो d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो हमें पहले p की सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ पर b की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी -2 और ब्रैकेट में p प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और c की वैल्यू हो जाएगी p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये x के सामने जो भी है वो b है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो माइनस का स्क्वायर होता है प्लस और 2 का स्क्वायर होता है 4, और ये हो गया p प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। माइनस 2 का स्क्वायर 4 और p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर। अब इसको करने का तरीका ये है कि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लो या 4 कॉमन ले लो। तो आपने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बोला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 4p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4p स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 2 जा 8p माइनस 4p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 4p स्क्वायर से 4p स्क्वायर कट गया, प्लस के 4 को उधर लेके जाओ, 8p ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4। तो p की वैल्यू हो गई -4/8, 4 बन जाए 4, 4 2 जाए 8। p की वैल्यू -1/2 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। p ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1/2। इसका मतलब p से बड़ा होना चाहिए या फिर -1/2। तो मिनिमम या लीस्ट वैल्यू क्या रहेगी? सो हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछ रहे थे, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p वो हो गई -1/2। इससे बड़ी वैल्यू तो बहुत है लेकिन इससे छोटी वैल्यू कोई नहीं है। अब हमसे बोल रहे हैं फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन। फिर हमें इस p की वैल्यू को लेकर इसमें पुट करना है और करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर उसके रूट्स भी निकालना है। तो अब यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी की जगह आपने क्या निकाला है, -1/2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस -1/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। चेक करो, जहाँ जहाँ p था वहाँ में आपने -1/2 सब्स्टिट्यूट कर दिया। अभी हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसका एलसीएम लोगे तो 1 में से हाफ कटाओगे तो 2 एकम 2 में से 1 कटाओगे 1/2 और एक्स, और ये -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 2 से 2 काट दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। जब आप एलसीएम लेंगे तो 4 का ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। 4 इधर जाके 0 हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। वैसे तो ये आइडेंटिटी भी है और इसको स्प्लिट भी कर सकते हो। तो 4 बन जाओ 4, 4 के फैक्टर 2 और 2 होते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों में से 2x कॉमन ले लो, 2x माइनस 1 बचेगा। यहाँ से 4 में से 2 आ गया और x स्क्वायर में से x, तो 2x बच गया, माइनस आ गया और 2x तो बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1। अब ये माइनस है और 2x और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं होता, केवल 1 कॉमन होता है, 1 बाहर ले लिया तो बचेगा 2x और प्लस की जगह हो जाएगा -1। क्योंकि माइनस जब बाहर लेते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है। 2x माइनस 1 आपका कॉमन आ गया, 2x माइनस 1, क्योंकि ये भी 2x माइनस 1 ही है, तो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 2x इक्वल्स टू 1, 2x इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू 1/2। ये आपका फाइनली आंसर आ गया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अब आपके सामने जो प्रश्न है वाकई लेटेस्ट बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। आपको ट्रायंगल से क्वेश्चन दिया गया है। इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर में जो ट्रायंगल CAB है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। CAB एक राइट एंगल ट्रायंगल है एंगल A पर, और AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पर, और हमें प्रूव करना है ADB CBA के सिमिलर करना है। और BC हमें 10 दे रखा है, BC हमें ये पूरा कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और CD हमें 2 सेंटीमीटर दे रखा है।
तो ये पूरा 10 है और ये 2 है, तो ये बचा कुचा पार्ट कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। 10 में से 2 हटा दो 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ AD, और हमें इस AD की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो हमें दो पार्ट करने हैं, एक तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर करने हैं और AD की वैल्यू बतानी है। और सबसे पहले अपने ज्योमेट्री के करने का तरीका आपको पता होगा, सबसे पहले गिवन लिखना होता है। तो आप गिवन लिखो इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में एंगल A 90 डिग्री है, और आपको क्या गिवन है, और आपको गिवन है AD परपेंडिकुलर है BC के, और आपको एडिशनल ये भी दे रखा है कि BC जो है वो 10 सेंटीमीटर है और CD जो है वो 2 सेंटीमीटर है। और आपको टू प्रूफ करना है ट्रायंगल ABB सिमिलर टू ट्रायंगल CDA, और आपको फाइंड भी करना है AD। तो प्रूफ की तरफ अप्रोच करते हैं। सबसे पहले आपको जो भी ट्रायंगल सिमिलर करने हैं उनको आपको लेना होता है, ठीक है। तो पहले आप उन ट्रायंगलों को फील कर लीजिए फिगर के अंदर। देखो ADB, तो देखो ADB ये वाला ट्रायंगल लेना है, और CDA आपको ये वाला ट्रायंगल लेना है। इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको सिमिलर करना होगा। तो सिमिलर करने के लिए आप क्या करोगे, आप इनमें नंबरिंग कर दो। पहले नंबरिंग करने का मेरा क्या मतलब है आपसे, मतलब इसको जैसे आपने मान लिया ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, ठीक है। अगर आपने इतना मान लिया है तो अब आप ध्यान से देखिएगा। तो अब हम क्या करने वाले, जैसे ये ट्रायंगल मैंने ले लिया ट्रायंगल ABD इन ट्रायंगल ABD। तो एक बात बताइए, ABD ट्रायंगल के अंदर ये तो 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो एंगल 1 और एंगल 2, अच्छा इससे पहले एक और लाइन लिख देना, कंसीडर एंगल 1, 2, 3 एंड 4 इन फिगर। हम फिगर के अंदर ही इन एंगल्स को कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद इन ट्रायंगल ABD, जब आप ABD ट्रायंगल के अंदर जाते हो तो आपको ये तो 90 डिग्री है, दैट्स व्हाई एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही आप ये बताओ इस ट्रायंगल के अंदर ADC के अंदर इन ट्रायंगल ADC के अंदर ये 90 डिग्री है, तो 3 और 4 का सम भी कितना हो जाएगा आपके पास, 3 + 4 = 90 डिग्री। ऐसे ही बड़ा वाला ट्रायंगल देखो ABC, जो ट्रायंगल आप देख रहे हो ABC, इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर ये 2 + 3 का सम कितना दे रखा है आपको 90 डिग्री। 2 + 3 = 90 डिग्री। तो आपने पहले क्या देखा, 1 + 2 भी 90 है, 3 + 4 भी 90 है, 2 + 3 भी 90 है। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे तो ध्यानपूर्वक देखना। जैसे ये 90 सेम है तो लेफ्ट भी सेम होंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो लेफ्ट के बराबर अगर होगा 1 + 2 3 + 4, उससे कुछ नहीं मिलेगा। 2 + 3 3 से 3, 2 + 2 = 4 हो जाएगा, कुछ नहीं, ठीक है। 1 और 2 रहने दीजिएगा क्योंकि 1 और 2 है, 3 और 4 है, कुछ सिमिलरिटी नहीं है। 1 के साथ 3 लीजिएगा। तो जब आप 1 के साथ 3 लोगे तो ध्यान से देखना, ये 90 सेम है, तो 1 + 2 एंगल जो है वो बराबर होगा 2 + 3 के। तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, एंगल 1 किसके बराबर हो गया, एंगल 3 के। तो जो एंगल 1 है वो किसके बराबर हो चुका है, एंगल 3 के। अब इसका उपयोग हम करेंगे, इसको चाहो तो इक्वेशन 4 नाम दे देना। ऐसे ही आप सेकंड और थर्ड इक्वेशन लीजिए। पहले आपने फर्स्ट और थर्ड ली, अब सेकंड और थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो देखो ये भी 90 ये भी 90, तो 3 + 4 किसके बराबर हो जाएगा, 2 + 3। 3 + 4 = 2 + 3। 3 से 3 कट गया, एंगल 4 बराबर एंगल 2। तो एंगल 4 किसके बराबर हो गया, एंगल 2 के। ये हो गया 5। अब आपका इजी हो गया। अब आप इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लीजिए जो आपको सिमिलर करने हैं। तो लिखिए टेकिंग ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल CDA। देखो जो ADB ट्रायंगल आपको दिख रहा है वो ये है और CDA ट्रायंगल ये है। अब इन दोनों को आपको सिमिलर करना है, आप कर चुके हैं। कैसे, आपने अभी प्रूफ किया है कि इस वाले ट्रायंगल का एंगल 1 और इस वाले ट्रायंगल का एंगल 3 बराबर है। एंगल 1 बराबर एंगल 3 आपने अभी भी प्रूफ किया है फ्रॉम इक्वेशन 4। ऐसे ही इस वाले ट्रायंगल का एंगल 2 और इस वाले ट्रायंगल का एंगल 4 भी आपने बराबर किया है। एंगल 2 बराबर एंगल 4 फ्रॉम इक्वेशन 4।
इसका मतलब है ये दोनों ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी ए बाय ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। और आप बखूबी जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन में होता है। दैट्स व्हाई अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं तो अब आपको जो दे रखा है, जैसे बीसी दे रखा है, अच्छा बीसी दे रखा है, ध्यान से देखना, बीसी बड़ी वाली साइड है, तो बड़ी वाली साइड आप लिख दोगे एस बीसी आपके पास 10 सेंटीमीटर है और सीडी आपके पास 2 सेंटीमीटर है। तो आपने बीडी निकाल दिया, बीडी आपने निकाला, बीडी ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को निकालने के लिए आपने क्या किया, बड़े वाले पार्ट में से छोटे वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आपने बीसी में से सीडी घटा दिया, बीसी में से सीडी घटा दिया, मतलब 10 में से 2 घटा दिया, आपका 8 सेंटीमीटर आ गया। अब आप क्या करोगे, क्योंकि आपके दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं तो इनकी साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन में होगा। जैसे आपने इसकी साइड लेनी, सपोज करो एडी, तो यहाँ आप क्या लोगे सीडी, एडी अपॉन सीडी बराबर। अब सपोज करो इधर ले ली आपने डीबी, इधर आप क्या लोगे, डीबी ले ली तो इधर लोगे डीए या फिर एडी, और इसको बीडी लिख देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखोगे बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल। अब क्या करोगे आप, एडी और एडी का मल्टीप्लाई करोगे तो एडी का स्क्वायर और ये हो गया सीडी इंटू बीडी। एडी का स्क्वायर इक्वल्स टू, क्योंकि एडी की वैल्यू तो आपको निकालनी है। अब आपके पास सीडी कितना है, तो आपके पास सीडी है 2 और बीडी कितना है 8, 8 टू 16, तो यहाँ से एडी की वैल्यू आ जाएगी √16, एडी आ गया आपके पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, क्योंकि प्लस माइनस होता है बट माइनस में पॉसिबल नहीं होगा, दैट्स व्हाई एडी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर मतलब ये है। तो इतना कठिन नहीं है, पहली बार देखने में कठिन जरूर लग रहा है। तो आपको 1 और 2 नाम देना है, 3 और 4 नाम देना है, फिर 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 90 होंगे, वहाँ से हेल्प लेकर आपको प्रूफ कर देना। दोनों ए से सिमिलर हो जाएंगे, साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन हो जाएगा और आपकी एडी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। देखिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 एपी से है। 3 अलग अलग क्वेश्चन थे जिनका हमने एक ही क्वेश्चन बना दिया, पार्ट अलग अलग करते हुए। सबसे पहले आपके सामने, और तीनों ही इजी है, कठिन नहीं है। सबसे पहले फाइंड द सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 4। अब एक बात बताओ, 4 के जो मल्टीपल होंगे जो 10 और 250 के बीच में आते हैं, मैं लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, पेपर टाइम में आपको ज़्यादा लिखनी है, तो 10 और 250 के मल्टीपल होंगे तो 12, 16, 20, 24 और सबसे लास्ट वाला होगा 248। तो हमें इन सबका सम निकालना है। तो सम के फॉर्मूले में आपको पता है, दोनों ही फॉर्मूले में n आता है, n/2 2a + n - 1 × d या फिर n/2 a + an। तो हमें पहले ये तो पता चले कि ये टोटल टर्म कितने हैं, तो हमें n निकालने के लिए पहले an वाले फॉर्मूले का उपयोग करना है। तो आपके पास a कितना है 12, b कितना आपके पास a2 - a1 करोगे 16 - 12 4। अब आपको an में कितना आपके पास 248 और आपको n निकालना है। तो बाय यूजिंग आप फॉर्मूला लगाओगे an = a + n - 1 × d। an हो गया 248, a कितना 12 + n - 1 × 4, प्लस का इधर जाके माइनस कर दोगे तो 248 - 12 = n - 1 × 4, घटाओगे 236 = n - 1 × 4। 4 का मल्टीप्लाई होगा, इधर जाके डिवाइड कर दोगे 236/4 = n - 1। 4 से काटोगे 4 × 5 = 20, 3 4 9 36, तो 59 + 1। तो यहाँ से आपके कितने टर्म्स निकल कर आ गए, 60 टर्म्स निकल कर आ गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन सबका सम निकालना है। तो बाय यूजिंग सम का फॉर्मूला कोई सा भी लगा सकते हो, Sn = n/2 a + an। तो ये आपको 60 टर्म्स का सम चाहिए, 60/2 a कितना 12 और an कितना 248। तो ये हो गया 30, तो 30 × 24 25 26 260, 26 × 78, तो ये आपका सम निकल कर आ गया। इन सभी नंबर्स को ऐड करने पर आपका यही आंसर निकल कर आएगा। अब सेकंड पार्ट को हम करते हैं। देखो सेकंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है, बोल रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो आपको पहले n टर्म्स का सम कितना दे रखा है, 2n² + 13 है। ये Sn है, an नहीं है। बच्चे इसको गलत समझने की कोशिश करते हैं और इसे an समझकर कर देते हैं। Sn है और an और Sn अलग अलग होता है, ध्यान रखना। तो पहले आप n की जगह जब 1 रखोगे तो आपका S1 निकलेगा, 1² + 13 × 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 × 2 + 13 × 13 तो 15 निकल कर आ गया। ये S1 क्या होता है आपका A1 निकल कर आ गया, ठीक है, आपने पढ़ा होगा इसे। और
उसके बाद जब n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये हो गया S2, मतलब फर्स्ट 2 टर्म का सम। तो जब यहाँ n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू 2, S2 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 टू जा 8, तेरह दूनी 26, S2 आ गया 26 और 8 34, तो 34 निकल कर आ गया सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म का मतलब होता है फर्स्ट 2 टर्म का सम। और A1 कितना आपके पास 15 है, तो 15 प्लस A2 बराबर 34, तो यहाँ से A2 की वैल्यू आ गई 34 माइनस 15, A2 आ गया आपके पास 90। ठीक है, अब ये आ गया। अब आपको D निकालना है, तो D निकालने के लिए A2 माइनस A1 करते हैं, तो 19 माइनस 15 आपका आ गया 4। अब आपके पास D भी है, A भी है, और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फाइंड इट्स nth टर्म और 10th टर्म, आपको दोनों चाहिए। तो पहले nth टर्म चाहिए। nth टर्म हम लोग बखूबी जानते हैं क्या होता है, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a कितना अपने पास 15 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 4, तो 15 प्लस 4 का n में करोगे 4n, 4 एकम 4, 15 में से 4 घटाओगे 11 प्लस 4 है, तो ये तो आ गया nth टर्म। अब आपको क्या चाहिए, 10th टर्म चाहिए। तो 10th टर्म निकालने के लिए a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, a कितना है 15, 10 में से घटाओगे 9, डी कितना है 4, 15 प्लस 9 जो कि 36, 36 10 40 5 51, तो आपका 10th टर्म कितना निकल कर आ जाएगा 51। तो आपको ध्यान रखना, बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला। देखिए इन्होंने एक 15th टर्म एक्सीड्स द 8th टर्म। देखिए एक्सीड्स का मतलब मतलब जो 15th टर्म है वो 8th टर्म से ज़्यादा है। तो आपको बोल रहे हैं कि जो 15th टर्म है वो आपके 8th टर्म से कितना ज़्यादा है, 21 ज़्यादा है। तो आपको निकालना है द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, और आपको S10 की वैल्यू 55 दे रखी है, और आपको A भी बनानी है, मतलब A और D चाहिए। तो आप एक बात पे A15 का मतलब पहले फॉर्मूला लिख देना, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला होगा A15 का मतलब होता है a प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, और A8 का मतलब होता है a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 21। तो ये हो गया a प्लस 14d माइनस a प्लस 7d इक्वल्स टू 21, a प्लस 14d और माइनस का a हो गया माइनस प्लस माइनस 7d इक्वल्स टू 21। देखो a से a घटेगा 14 में से 7 घटाओगे 7d इक्वल्स टू 21, 7 से 3 बार d की वैल्यू आ गई 3। d की वैल्यू अगर तुम्हें मिल चुकी है तो अब आपको S10 दे रखा है, यहाँ से आप a निकाल दोगे कैसे, बाय यूजिंग Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब एक बात बताओ, आपको Sn कितना दे रखा है 55, और n की वैल्यू कितनी है 10, और a आपको पता नहीं, लेकिन n की वैल्यू 10 है, d की वैल्यू आपने निकाली है 3। तो देखो n की जगह 10, क्योंकि आपको 10 दे रखा है, 10 टर्म दे रखे हैं, a की वैल्यू पता नहीं, n की वैल्यू 10, d की वैल्यू आपने अभी निकाली है 3। देखो 2 से काटोगे 5 बार, तो 55 बराबर 5 ब्रैकेट में 2a प्लस 10 में से क्या होती है 27। देखो 5 मल्टीपल में इधर जाएगा तो डिवाइड में 5 से 5 को काट दोगे 55 को, तो 2a प्लस 27, 5 से काटोगे 11 बार, प्लस का 27 इधर जाके माइनस का 27 हो जाएगा 2a। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 11 में 27 घटाओगे माइनस 16 बराबर 2a, तो माइनस 16/2 से 8 टाइम्स, तो a की वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी -8। अगर आपको a पता चल गया तो नेक्स्ट टर्म भी निकाल सकते हो, क्योंकि सेकंड टर्म होता है a प्लस d माइनस 8 प्लस 3 माइनस 5। ऐसे थर्ड टर्म भी निकाल सकते हो a प्लस या फिर a प्लस 2d, तो a कितना है आपके पास -8 और 2 इंटू डी कितना है 3, ये आ गया -8 3 दूनी 6 -2। तो यहाँ से अब आपके पास ऐसे ही a फोर्थ टर्म भी निकाल सकते हो a प्लस 3d, a कितना है -8 प्लस 3 इंटू डी, 3 का 9 में से 1। ठीक है, तो आपके पास जो ए पी बनेगी वो -8 -5 -2 और 1 इस तरीके से ए पी बनती चली जाएगी, 3 का डिफरेंस है। ठीक है ना, तो आपको ए पी बनाना था। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन आ रहा है वो और मैं करा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, ये लास्ट प्रश्न और है हमारे सामने ट्रायंगल चैप्टर का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, और काफ़ी बार बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती है। यह भी इसका भी प्रूफ देख लीजिएगा ध्यान से। आपसे बोल रहे हैं कि प्रूफ दैट, अगर स्टेटमेंट नहीं लिखी होती, स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है, क्वेश्चन के हिसाब से हमें आंसर की तरह अप्रोच करना पड़ेगा। तो प्रूफ दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो एक ट्रायंगल बनाइए और बोल रहे हैं कि उस ट्रायंगल के अंदर जो एक साइड है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, इस साइड के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ करते हो ऑफ अ ट्रायंगल, तो
लाइन ड्रॉ करते हो, इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, बाकी की दो साइड्स को इंटरसेक्ट करती है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड। तो ये दोनों साइड्स सेम रेशियो में होंगी, ऐसा हमें प्रूव करना है। ये डी और ई मान लिया। तो पहले आप गिवन की तरफ अप्रोच करोगे कि आपके पास है ट्रायंगल ए बी सी, डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। तो आपने माना कि ये दो पॉइंट है डी और ए बी और ए सी के ऊपर, और आपको डी ई जो है वो पैरेलल भी दे रखा है बी सी को, और आपको टू प्रूफ करना है साइड्स का रेशियो, मतलब ए डी बाय डी बी आपको प्रूफ करना है ए ई बाय ई सी। तो प्रूफ की तरफ जब आप अप्रोच करोगे तो उससे पहले कंस्ट्रक्शन करोगे। तो कंस्ट्रक्शन के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे, मानो तो ए बी सी डी हो गया, ई एम ले लेना और यहाँ से एम ले लेना, ठीक है ना, इनको भी ज्वाइन कर दो। तो आपने क्या किया कि आपने ज्वाइन किया बी टू ई और सी टू डी, और आपने ये परपेंडिकुलर भी डाला, ई एम परपेंडिकुलर है ए डी या ए बी के, ए बी लिख दिया, और डी एम परपेंडिकुलर है ए सी को। अब आप प्रूफ की तरफ बढ़ोगे, तो प्रूफ के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको लिखना होगा, एज एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो अब इसी फॉर्मूले का उपयोग 4 बार करना पड़ेगा। पहले आप क्या करोगे, ए डी ई का एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस होगा आपका ए डी, बेस होगा आपका ए डी, और हाइट होगी जिस पर पड़ने वाली हाइट ई एम, इक्वेशन 1। ऐसे ही फिर आप ट्रायंगल निकालोगे बी डी ई का, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई हाफ इंटू बेस क्या होगा बी डी, और हाइट को लेकर डाउट रहता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर बेस बी डी है तो हाइट इस पर होगी ई एम। ई एम हाइट क्यों होगी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होते हैं उनमें जो परपेंडिकुलर होती है वो ट्रायंगल के बाहर ही होती है। जैसे ये आपके पास सिर्फ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो इसकी जो परपेंडिकुलर जो हाइट बनेगी वो ट्रायंगल से बाहर ही बनती है। ऐसे ये जो बी डी ई है ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो उसकी परपेंडिकुलर से बाहर ही बनेगी, तो ये बात ध्यान रखिए। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अब इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए ना, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 दी है। जब डिवाइड करोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर हाफ इंटू ए डी इंटू ई एम अपॉन हाफ इंटू बी डी इंटू ई एम। तो आपने ई एम से ई एम हाफ से हाफ काट दिया, तो आपके पास बचा ये नीचे आ जाएगा ए डी अपॉन डी डी, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। इसी तरीके से अब आपको दूसरे केस में भी यही अप्लाई करना पड़ेगा। वो क्या, अब आप लोगे ए डी ई दोबारा से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल्स टू हाफ इंटू, इस बार बेस ले लिया ए ई और हाइट आप लोगे डी है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। एरिया ऑफ ट्रायंगल अब आप लोगे डी ई सी, हाफ इंटू बेस आपने लिया ई सी और हाइट लोगे आप डी एल। फिर इनको भी डिवाइड करोगे, डाउन डिवाइड इक्वेशन 4 बाय 5 वी है। जब डिवाइड करोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी बराबर हाफ इंटू ए ई इंटू डी एल अपॉन हाफ इंटू ई सी इंटू डी एल। तो डी एल से डी एल हाफ से हाफ कट जाएगा, ए ई अपॉन ई सी आपका निकल कर आ जाएगा इक्वेशन नंबर 6। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा और है, बस आपको ये देखना है बी डी ई जो ट्रायंगल आप देख रहे हो, बी डी ई और जो डी ई सी ट्रायंगल है ये दोनों सेम बेस पर है, डी ई और सेम पैरेलल लाइन के बीच में डी ई और बी सी, इसलिए इनका एरिया इक्वल होगा। अपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। तो लिखोगे एज ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी lie ऑन द सेम बेस। तो बेस का नाम भी लिखना है, lie on the same base DE and
बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, और सेम पैरेलल लाइंस हो जाएंगे DE और BC, DE एंड BC। अगर कोई भी दो ट्रायंगल सेम बेस सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। सो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, इक्वेशन नंबर 7। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, और यहाँ पर लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब आप खुद देखो ये जो थर्ड इक्वेशन है इसमें ADE और DDE है, यहाँ ADE और DEC है, और यहाँ BDE और DEC है। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं DEC की जगह BDE यहाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि DEC और DEC किसके बराबर, BDE के बराबर। अगर मैंने यहाँ BDE लिखा तो ADE अपॉन BDE और ADE अपॉन BDE सेम से, तो इसलिए राइट वाला भी क्या हो जाएगा, सेम। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 3, 6 एंड 7 AD अपॉन BB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, जो यही प्रूफ करना है। तो ये आपने PPT थ्योरम का भी प्रूफ समझ लिया। तो वीडियो अच्छा लगे तो देख लेना, काम की हो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बने रहो एनसीईआरटी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।